अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारी जो क्लास है वो है ब्रांचेस और सब फील्ड्स ऑफ बायोलॉजी पे। ठीक है, अब जैसा कि आप जानते हैं कि हम इस टेक्स्ट को लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे और इसे आसान अल्फाज में समझेंगे ताकि आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएं। आप अपनी बुक्स को खोल लें और मेरे साथ चलिए पढ़ते हैं। ठीक है, branches or subfields of biology. Biology is divided into different branches to better understand the aspects of life. ऊपर हम लोग मेजर फील्ड जो पढ़ के आए हैं ना, जो मेजर फील्ड 3 पढ़ के आए हैं, ठीक है, वो 3 थी। अब मज़ीद बायोलॉजी को उन्होंने ब्रांचेस में डिवाइड कर दिया है और इन ब्रांचेस का भी मेन फंक्शन यही है कि हम इसे बेटर अंडरस्टैंड कर सकें, अच्छे से समझ सकें। ठीक है, तो पहली जो ब्रांच इन्होंने डिवाइड की है वो कौन सी है? मॉर्फोलॉजी है। मॉर्फोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ द फॉर्म एंड स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिज्म। मॉर्फोलॉजी में हमने क्या स्टडी करना है, क्या पढ़ना है? फॉर्म। फॉर्म किसे कहते हैं? अपीयरेंस को कहते हैं। ठीक है, कि वो कोई चीज़ कैसी दिख रही है, वो किस फॉर्म में है। ठीक है, एंड स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिज्म, कि वो ऑर्गेनिज्म किस स्ट्रक्चर का है, किस कंपोनेंट से मिलके बना हुआ है, उसे उसका स्ट्रक्चर कहते हैं। ये सब हमने स्टडी किस में करना है? मॉर्फोलॉजी में करना है। Morphology studies the outward appearance, shape, color, pattern, etc. as well as internal structure like organs. अब मॉर्फोलॉजी में फॉर्म और स्ट्रक्चर तो हमने स्टडी करना है। ठीक है, फॉर्म क्या है? फॉर्म हमारी आउटवर्ड अपीयरेंस है कि ज़ाहरी तौर पर देखने में उसकी शेप कैसी है, उसका कलर कैसा है और उसका पैटर्न क्या है। ठीक है, उसके साथ साथ स्ट्रक्चर में अब हमने क्या है? इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करनी है कि उस ऑर्गेनिज्म में कौन कौन से ऑर्गन्स हैं। ठीक है, और उन ऑर्गन्स का क्या फंक्शन है, कौन सा ऑर्गन कहाँ लोकेटेड है, वो सब स्टडी करना है। जैसे उसके पास हार्ट है, क्या उसके पास हार्ट है? और अगर हार्ट है तो क्या वो 2 चैम्बर्ड हार्ट है या 4 चैम्बर्ड हार्ट है? ठीक है, तो वो सब स्टडी करना है हम लोगों ने इंटरनल स्ट्रक्चर्स का। ठीक है, अब सेकंड है एनाटॉमी। एनाटॉमी इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट एक्सप्लोर्स द इंटरनल फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिज्म, पार्टिकुलरली ह्यूमन्स। ठीक है, एनाटॉमी हमारे पास बायोलॉजी की वो ब्रांच है कि जिसमें हमने इंटरनल अंदरूनी फिजिकल स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करना है, लेकिन ख़ास तौर पर इंसानों पे हमारी फोकस रहेगी। ठीक है, इंसानों पे हमारी फोकस रहेगी और हमने इनके इंटरनल स्ट्रक्चर को स्टडी करना है। इससे क्या हमें फ़ायदा होगा? इट हेल्प्स इन डिजीज़ डायग्नोसिस, medical device development and improving quality of life. For example, the study of the organs of the digestive system. ठीक है, अब इसमें वो क्या कह रहा है हमें? वो कह रहा है कि अगर हम एनाटॉमी को अच्छे से समझ लेते हैं, अच्छे से पढ़ लेते हैं, तो उससे क्या होगा कि हम बीमारियों को अच्छे से डायग्नोज कर सकेंगे, बीमारियों को अच्छे से जान सकेंगे। उन्हें ये मतलब इस तरह डायग्नोज का मतलब ये है कि हम उनकी वजूहात जान सकेंगे कि उनकी रीज़न्स क्या हैं। ठीक है, और उन्हें कैसे हम अच्छे से समझ सकते हैं कि ये बीमारी किस वजह से हो रही है। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग फिर हम लोग मेडिकल डिवाइसेस को डेवलप कर सकते हैं। ठीक है, और उससे क्या होगा? उससे हमारे पास क्वालिटी ऑफ लाइफ ओवरऑल बहुत इम्प्रूव हो जाएगी। ठीक है, फॉर एग्जांपल क्या है? स्टडी ऑफ ऑर्गन्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। अब डाइजेस्टिव सिस्टम हमारा ओरल कैविटी से स्टार्ट होता है और एनस तक जाता है। ठीक है, एनल तक जाता है। ठीक है, उसमें क्या है? हमारे पास ओरल कैविटी है, हमारे पास ईसोफेगस है, हमारे पास स्टमक है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है हमारे पास। फिर वो सारा लार्ज इंटेस्टाइन में वो एनस वाला एनल वाला पोर्शन आ जाता है। ठीक है, तो ये सारी स्टडी कि कौन सा ऑर्गन, जैसे स्टमक है, स्टमक को से काइम स्टमक से काइम निकलती है और फिर वो आगे जाती है स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो वहाँ उसे फिर मज़ीद पैंक्रिया की और लीवर के, गाल ब्लैडर वगैरह इन सब की ज़रूरत होती है। तो ये सारे ऑर्गन्स, ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम के ये सारे ऑर्गन्स कहाँ लोकेटेड हैं, किस फॉर्म में हैं, उनका क्या स्ट्रक्चर है, वो सब हम स्टडी करेंगे एनाटॉमी में। अब नेक्स्ट है हमारे पास फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी इज़ द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द फंक्शनिंग ऑफ बॉडी पार्ट्स।
ठीक है। एनाटॉमी में हम पढ़ के आए हैं कि बॉडी का स्ट्रक्चर क्या है, क्या ऑर्गन्स है, उन्हीं स्ट्रक्चर के, उन्हीं ऑर्गन्स के, उन्हीं बॉडी पार्ट्स के क्या फंक्शन हैं, तो उन्हें हमने कहाँ स्टडी करना है, हमने फिजियोलॉजी में स्टडी करना है, ठीक है। फिजियोलॉजी क्या है, फंक्शंस की स्टडी है, ठीक है। फॉर एग्जांपल, हाउ द ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम ट्रांसपोर्ट्स वाइटल सब्सटेंसेस थ्रू आउट द बॉडी। अब ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम ऐसा सिस्टम है कि जो ब्लड को सर्कुलेट कर रहा है थ्रू आउट बॉडी, पूरी बॉडी में, हेड से लेके टो तक, ठीक है। और उसके साथ साथ ये वाइटल सब्सटेंसेस, जो ज़रूरी सब्सटेंसेस हैं, उन्हें भी सपोर्ट कर रहा है, ट्रांसपोर्ट कर रहा है डिफरेंट बॉडी पार्ट्स और ऑर्गन्स तक, ठीक है। जैसे ब्लड में अभी हम डाइजेस्टिव सिस्टम का पढ़ के आए हैं, ठीक है, उसमें जितने न्यूट्रिएंट्स हमने एब्जॉर्ब किए हैं उस फूड से, वो सारे ब्लड में ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं, ब्लड में ऐड हो जाते हैं। हिस्टोलॉजी, हिस्टोलॉजी इज़ द माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ टिश्यूज़। हिस्टोलॉजी किसे कहते हैं, माइक्रोस्कोपिक लेवल पे, बहुत छोटे लेवल पे जाके क्या करना है, हमने टिश्यूज़ के बारे में पढ़ना है, ठीक है। टिश्यूज़, अब टिश्यूज़ क्या हैं, टिश्यूज़ आर ग्रुप्स ऑफ सेल्स डेट हैव सिमिलर फंक्शंस, ठीक है। टिश्यूज़ क्या हैं, कलेक्शन ऑफ सेल्स हैं जिन्होंने सिमिलर, एक जैसा काम परफॉर्म करना है, ठीक है। कलेक्शन ऑफ सेल जिन्होंने एक जैसा काम, फंक्शन परफॉर्म करना है। टिश्यू एग्जामिनेशन हेल्प्स इन डिजीज डायग्नोसिस, ड्रग स्टडीज़ एंड अंडरस्टैंडिंग ऑर्गन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। अब अगर हम टिश्यूज़ को अच्छे से समझ लेते हैं, ठीक है, अच्छे से समझ लेते हैं, पढ़ लेते हैं, तो उससे क्या हमें फ़ायदा होगा, हम डिज़ीज़ डायग्नोज कर सकेंगे। ड्रग्स स्टडी, अब यहाँ से आपने ड्रग्स, वो वाले ड्रग्स नहीं ले लेने कि जो जिनके बारे में हम कहते हैं कि यार ये तो नशेई इंसान है, ये तो ड्रग एडिक्ट है, वो वाले नहीं हैं। यहाँ ड्रग से मुराद है मेडिसन्स, यहाँ ड्रग से क्या मुराद है, मेडिसन्स, ठीक है, मेडिसन्स हैं। तो हमने मेडिसन्स की स्टडी भी कर सकते हैं अगर हम टिश्यूज़ को अच्छे से समझ लेते हैं। एंड अंडरस्टैंडिंग ऑर्गन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। देखो अब टिश्यूज़ क्या हैं, ग्रुप ऑफ सेल हैं जो कि मिलके क्या बना रहे हैं, टिश्यू, और टिश्यूज़ मिलके बनाते हैं ऑर्गन। तो अगर हम लोग टिश्यूज़ को अच्छे से समझ लेते हैं तो हम उस ऑर्गन, ये टिश्यू जिस ऑर्गन को बनाएंगे, हम उसे भी अच्छे से समझ लेंगे कि उसका क्या स्ट्रक्चर है और उसका क्या फंक्शन है, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारे पास साइटोलॉजी। साइटोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ सेल्स, द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ, ठीक है। साइटोलॉजी में हमने क्या स्टडी करना है, हमने सेल्स के बारे में स्टडी करना है। और सेल क्या होते हैं, हमारे बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ है, ठीक है। जैसे सिमिलर सेल मिलके टिश्यू बना देंगे, टिश्यू मिलके ऑर्गन बना देंगे, और ये सब स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, ये सेल से हो रहा है, इसलिए सेल क्या है, हमारा बिल्डिंग ब्लॉक है, ठीक है। साइटोलॉजिस्ट अनरेवल द फंडामेंटल स्ट्रक्चर्स ऑफ सेल्स एंड देयर ऑर्गेनल्स, दे आल्सो स्टडी द मैकेनिज्म ऑफ सेल डिवीजन। अब साइटोलॉजिस्ट कौन है, साइटोलॉजिस्ट ऐसे साइंटिस्ट हैं, ऐसे बायोलॉजिस्ट हैं जो कि साइटोलॉजी मतलब सेल्स के बारे में स्टडी करेंगे, ठीक है। तो इन्होंने क्या स्टडी कर लिया अभी तक, उन्होंने सेल्स और उनके ऑर्गेनल्स के जो बुनियादी स्ट्रक्चर हैं, ठीक है, वो सारे उन्होंने स्टडी कर लिए। अब सेल तो हमें पता चल गया फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक है, ऑर्गेनल्स क्या हैं, ठीक है। अब जैसे ये एक सेल है, उसके अंदर कुछ इंडिपेंडेंट ऑर्गेनल्स होते हैं, इंडिपेंडेंट फंक्शनल बॉडीज़ होती हैं जो कि एक अपना प्रॉपर फंक्शन परफॉर्म कर रही होती हैं। जैसे हमारे पास राइबोसोम्स होते हैं, और राइबोसोम्स क्या काम कर रहे होते हैं, हमारे पास प्रोटीन की सिंथेसिस कर रहे होते हैं, ठीक है, प्रोटीन सिंथेसिस कर रहे होते हैं, इनका ये फंक्शन है, ठीक है। और द ह्यूमन बॉडी कंटेन्स ओवर 30 ट्रिलियन सेल्स, वेरियस टाइप ऑफ सेल्स पोजेस यूनिक स्ट्रक्चर। हमारी बॉडी में कितने हैं, 30 मिलियन नहीं, ट्रिलियन सेल्स हैं, ठीक है। तो अब आपने ये MCQs के लिए याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, deals with the study of biological molecules like carbohydrates, proteins, lipids and nucleic acid, ठीक है।
अब बायोलॉजी की वो ब्रांच जो कि किससे डील कर रही है, बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल से, ठीक है। ऐसे मॉलिक्यूल जो बायोलॉजिकल सिस्टम में, जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं, उन्हें बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स कहते हैं। और ये कौन से हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, जिन्हें हम आसान और सादा ज़ुबान में शुगर्स भी कह रहे होते हैं। जितना भी आपके फ्रूट्स वगैरह में जो मिठास और एक मीठापन होता है ना, वो इन्हीं कार्बोहाइड्रेट्स और नेचुरल शुगर्स की वजह से होता है। प्रोटीन है जो कि हमारे पास ये बीन्स और पल्सेस वगैरह में पाए जाते हैं। लिपिड्स, जितना भी हम फैट, ऑयल डेली लाइफ कुकिंग में और भी मुख्तलिफ कामों के लिए यूज़ करते हैं, तो वो सब क्या है, वो लिपिड्स हैं, ठीक है। और न्यूक्लिक एसिड, जैसा कि अभी हमने पढ़ा है ना यहाँ पे कि ऑर्गेनल्स में राइबोसोम्स हैं, तो ये न्यूक्लिक एसिड्स क्या हैं, न्यूक्लिक एसिड भी एक ऑर्गेनल के तौर पे है, जैसे न्यूक्लियस होता है, ठीक है। तो न्यूक्लियस हमारे पास एक ऑर्गेनल है, वो किससे बना है, न्यूक्लिक एसिड से। और इसके एग्जांपल में आप रख सकते हो आरएनए और डीएनए वगैरह होते हैं, ठीक है। ये न्यूक्लिक एसिड वगैरह होते हैं। वैसे तो राइबोसोम्स के पास भी आरएनए होता है, ठीक है। अच्छा जी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट आल्सो स्टडी फंडामेंटल लाइफ प्रोसेसेस, डेवलप ड्रग्स एंड क्रिएट जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। अब जो मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने क्या स्टडी करना है, उन्होंने फंडामेंटल लाइफ प्रोसेसेस को स्टडी करना है। फंडामेंटल लाइफ प्रोसेसेस कौन से होते हैं, यही इन्हीं आरएनए और डीएनए को मिला दें तो हमारे पास वो प्रोसेसेस आ जाते हैं जो आपने पता नहीं सुना है या नहीं। तो कौन से प्रोसेसेस आ जाते हैं, ट्रांसलेशन वाले, ट्रांसक्रिप्शन वाले, ट्रांसलेशन है, ट्रांसक्रिप्शन है, ये सारे प्रोसेसेस हैं, इनमें आ जाते हैं। और इसे सेल डॉगमा वगैरह भी कहा जाता है, ठीक है। तो जो प्रोटीन की सिंथेसिस वाला काम होता है उसे ट्रांसलेशन कहते हैं। और इसी आरएनए या डीएनए की कॉपी अगर हमने मज़ीद बनानी है तो उसे ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, ठीक है। तो ये सब काम हम लोग कर सकते हैं अगर हमने मॉलिक्यूलर मतलब बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स को बहुत अच्छे से स्टडी किया है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास एम्ब्रियोलॉजी, ठीक है। एम्ब्रियो मीन एम्ब्रियोलॉजी, उसकी स्टडी, ठीक है, इज द स्टडी ऑफ द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम फर्टिलाइज्ड एग, ठीक है। अब जो भी फर्टिलाइजेशन होती है, ठीक है, उसमें क्या होता है, उसमें हमारे पास स्पर्म प्लस एग मिलते हैं। तो हमारे पास ये स्पर्म प्लस एग मिलते हैं और फर्टिलाइजेशन हो जाती है और हमारे पास क्या बन जाता है, हमारे पास जाइगोट बन जाता है, ठीक है। हमारे पास जाइगोट बन जाता है। अब ये जाइगोट मज़ीद डिवीजन करता है और वो कैसे डिवीजन करता है, ये माइटोसिस से डिवीजन करता है, ठीक है। ये कैसे डिवीजन करता है, माइटोसिस से डिवीजन करता है। डिवीजन माइटोसिस का मतलब है कि 1 से 2 सेल, 2 से 4 सेल, 4 से 8 सेल, ठीक है, ऐसे बनाता है। और इससे क्या होता है कि इसकी सेल ग्रोथ हो रही होती है, नंबर ऑफ़ सेल इंक्रीज़ होंगे, वो सेल आपस में मिलके टिश्यू बना देंगे, ठीक है। वो टिश्यू आपस में मिलके फिर ऑर्गेनल्स बना देंगे। इस तरह हमारे पास एक पूरा ऑर्गेनिज़म आ जाएगा, ठीक है। एक पूरा ऑर्गेनिज़म, एक लिविंग ऑर्गेनिज़म आ जाएगा, ठीक है। अब इसमें क्या हमने करना है, इन दिस ब्रांच साइंटिस्ट स्टडी टिश्यू एंड ऑर्गन फॉर्मेशन, आइडेंटिफाई बर्थ डिफेक्ट्स एंड डेवलप मेडिकल ट्रीटमेंट्स। इसमें एक साइंटिस्ट क्या कर रहे हैं, टिश्यू और ऑर्गन की फॉर्मेशन को स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे जाइगोट चेंज हो रहा है, आगे सेल में जाएगा, वो सारे सेल मिलेंगे टिश्यू में, वो टिश्यू जाएंगे आगे ऑर्गन में। तो ये सब कैसे इनकी फॉर्मेशन हो रही है, वो कैसे फॉर्म कर रहे हैं, तो माइटोसिस से कर रहे हैं या क्या प्रोसेसेस है, वो सारी किसने स्टडी करनी है, एम्ब्रियोलॉजी के साइंटिस्ट ने, ठीक है। अब इस फॉर्मेशन के दौरान कोई डिफेक्ट्स आ सकते हैं, कोई डिसऑर्डर्स आ सकते हैं जो बच्चों में या ऑफस्प्रिंग्स में बाय बर्थ होते हैं, इननेट होते हैं, तो उन्हें भी आइडेंटिफाई करना है, उन्हीं बर्थ डिफेक्ट्स को आइडेंटिफाई करना है, हमने जानना है और उसके अकॉर्डिंग फिर हमने ट्रीटमेंट भी देना है, ठीक है। ट्रीटमेंट को भी डिज़ाइन कर सकते हैं, डेवलप करते हैं, किसमें, एम्ब्रियोलॉजी की ब्रांच में, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास जेनेटिक्स। जेनेटिक्स इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम ऑफ पेरेंट्स
टू ऑफस्प्रिंग। अब जेनेटिक्स में हमने क्या स्टडी करना है, करैक्टरिस्टिक कहते हैं फीचर्स को, कोई ऐसी एक खूबी या खूबियाँ जो पेरेंट से ऑफस्प्रिंग उनके बच्चों तक ट्रांसफ़र हो रही हैं। जैसे आप कंसिडर करें, सपोज करें कि पेरेंट्स की आइज़ का कलर ब्लू है दोनों की, ठीक है, और उनके पास दो ऑफस्प्रिंग्स हैं। एक उनके किड का कलर, आइज़ का कलर ब्लू है और दूसरे के कलर ब्लू नहीं है, ठीक है। तो जिस किड की आइज़ का कलर ब्लू है तो उसमें ये उनकी जीन्स, वो जो ब्लू कलर वाली जीन थी, ठीक है, वो सक्सेसफुली ट्रांसफ़र हो गई है। और जिस बच्चे के पास ब्लू कलर वाली जीन नहीं आई तो मतलब वो जीन अच्छे से, सही से, सक्सेसफुली या नॉर्मल वे में ट्रांसफ़र नहीं हुई, ठीक है। इन जेनेटिक्स साइंटिस्ट आल्सो स्टडी द कॉजेज ऑफ जेनेटिक डिसऑर्डर एंड डेवलप बेटर वेराइटीज़ ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल, ठीक है। अब वही जो ब्लू कलर वाली जीन नहीं ट्रांसफ़र हो रही, हालांकि उसे होना चाहिए, तो वो क्या है, एक जेनेटिक डिसऑर्डर हो जाएगा। उसके अलावा ये एक बहुत कॉमन सी, एक सिंपल सी एग्जांपल मैं आपको दे रही हूँ समझाने के लिए, वरना जेनेटिक डिसऑर्डर्स बहुत डिफरेंट टाइप्स के होते हैं और बहुत कॉम्प्लिकेटेड, कॉम्प्लेक्स होते हैं, ठीक है। अच्छा जी, और इनसे क्या किया जा सकता है, हम बेटर वैरायटीज़ को। Paleontology. Paleontology is the branch of biology that deals with the study of fossils. मतलब क्या है, पैलेंटोलॉजी ऐसी ब्रांच ऑफ बायोलॉजी है जो कि जिसमें हम फॉसिल्स के बारे में पढ़ते हैं। अब फॉसिल्स क्या हैं? फॉसिल्स आर द रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट वर प्रिजर्व्ड इन रॉक्स एंड अदर जियोलॉजिकल फॉर्मेशंस, ठीक है, फॉर्मेशंस। अब फॉसिल्स क्या हैं? पौधों और जानवरों के वो बाकियात हैं, ठीक है, बाकियात हैं जो कि महफूज हो गई हैं, प्रिजर्व्ड हो गई हैं, महफूज हो गई हैं, किस में? रॉक्स में, पत्थरों में जाके, या कोई और जियोलॉजिकल फॉर्मेशन, जैसे विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इतने साल गुजरने के बाद जो भी चेंजेस आ रहे थे उस एनवायरनमेंट में, उस सोसाइटी में, उस हिसाब से वो प्लांट्स और एनिमल्स की बाकियात महफूज होती गई हैं, ठीक है। और जो ओल्डेस्ट नॉन फॉसिल्स इज़ अ साइनोबैक्टीरिया एस्टिमेटेड टू बी 3.5 बिलियन ईयर्स ओल्ड, ठीक है। और जो सबसे पुराना फॉसिल्स है वो क्या है? वो एक बैक्टीरिया की टाइप है जो कि है सियानोबैक्टीरियम, और उसकी एज कितनी है? 3.5 बिलियन ईयर्स ओल्ड है, ठीक है। अब इसमें क्या स्टडी करना है? द एग्जामिनेशन ऑफ फॉसिल्स हेल्प्स साइंटिस्ट टू नो द एवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनिज्म। अगर हम फॉसिल्स को अच्छे से स्टडी कर लेते हैं तो हमें क्या पता चलेगा? हमें एवोल्यूशनरी हिस्ट्री का पता चल जाएगा। अब एवोल्यूशनरी हिस्ट्री क्या होती है कि एक ऑर्गेनिज्म टाइम के साथ साथ खुद को कैसे चेंज कर रहा है, ठीक है, वक्त के हिसाब से, जैसे वो खुद को कैसे चेंज कर रहा है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द इन्वायरमेंट, उसे क्या कहते हैं? एवोल्यूशन। For example, dinosaur fossils provide evidence of giant reptiles that roamed the earth millions of years ago. जैसे डायनासोर के टाइम के जो फॉसिल्स दरियाफ्त हुए हैं ना, ठीक है, उन्होंने हमें जाइंट, बहुत बड़े बड़े रेप्टाइल्स के निशानात दिए हैं, एविडेंस दिए हैं, ठीक है। लेकिन अभी ना डायनासोर एग्जिस्ट कर रहे हैं और ना ही वो वाले बहुत बड़े बड़े वाले रेप्टाइल्स एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो उन्होंने क्या किया है? उन्होंने एवोल्यूशनरी प्रोसेसेस के थ्रू खुद को चेंज कर लिया है अकॉर्डिंग टू दी एनवायरनमेंट। नेक्स्ट है हमारे पास टैक्सोनॉमी इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स इनटू ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस, ठीक है। अब टैक्सोनॉमी में हम क्या कर रहे हैं? टैक्सोनॉमी में हम ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई कर रहे हैं, लेकिन किस बेस पे? उनकी सिमिलैरिटीज़, मतलब एक जैसे फीचर्स की बेस पे, और डिफरेंसेस और मुख्तलिफ फीचर्स की बेस पे, ठीक है। जैसे कुछ ऑर्गेनिजम्स के पास, जैसे बर्ड्स हैं, तो उनके विंग्स की बेस पे ही हम उन्हें एक ग्रुप में क्लासीफाई कर देंगे, और उनके डिफरेंट टाइप ऑफ इकोसिस्टम के, वो किस इन्वायरमेंट में, हैबिटेट में रह रहे हैं, उसकी बेस। नेक्स्ट है हमारे पास इकोलॉजी।
Ecology is the branch of biology that deals with the relationships between organisms and their environment. तो क्या हमने इकोलॉजी में हमने क्या स्टडी करना है कि ऑर्गेनिज्म और उनके इन्वायरमेंट के दरमियान क्या रिलेशनशिप्स हैं, वो हमने इकोलॉजी में स्टडी करना है, ठीक है। इकोलॉजी हेल्प्स टू कंजर्व बायोडाइवर्सिटी एंड एड्रेस एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स, ठीक है। अब बायोडाइवर्सिटी हम पहले पढ़ के आ चुके हैं। बायोडाइवर्सिटी क्या है? डिफरेंट वेराइटीज़ ऑफ लाइफ हैं, तो उन्हें हम कैसे कंजर्व कर सकते हैं, उन्हें कैसे बचा सकते हैं, और हमारे इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स जैसे क्लाइमेट चेंज आ रहा है और ग्लोबल वार्मिंग के इश्यूज आ रहे हैं, ठीक है, तो हम उन्हें कैसे एड्रेस कर सकते हैं, उन्हें कैसे सॉल्व कर सकते हैं, वो सब हम इकोलॉजी में हेल्प कर सकते हैं इकोलॉजी से, और इससे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। द फूड चेन फॉर इंस्टेंस illustrates the interconnectedness of organisms for energy and nutrient. फूड चेन क्या है? जैसे अभी हम एग्जांपल यहाँ पे ले सकते हैं, जैसे सनलाइट है, ठीक है। पौधे क्या करते हैं? पौधे सनलाइट को यूज़ करते हैं, पौधे सनलाइट को यूज़ करते हैं, अपनी खुराक बनाते हैं, खुद को ग्रो करते हैं, तो वो प्लांट्स में चेंज हो जाते हैं, ठीक है। अब ये प्लांट्स कोई भी हर्बीवोर्स ले लो, हर्बीवोर्स क्या होते हैं? जो कि हर्ब्स वगैरह और ये घास फूस पे मतलब खाते हैं और बड़े होते हैं, ठीक है। जैसे आप रैबिट ले लो, गोट ले लो, ठीक है, तो ये हर्बीवोर इसे यूज़ करते हैं प्लांट को अपनी ग्रोथ के लिए, ठीक है। और गोट और रैबिट्स वगैरह को हम ह्यूमंस कंज्यूम करते हैं और इनसे हम अपने न्यूट्रिएंट्स हासिल करते हैं, ठीक है। तो इस तरह क्या होता है? इस तरह सनलाइट जो कि इन्वायरमेंट का नॉन लिविंग कंपोनेंट है, वहाँ से हमारे पास न्यूट्रिएंट्स एनर्जी की शक्ल में आ रहे हैं, ठीक है। वो एनर्जी प्लांट ने यूटिलाइज़ की, प्लांट से वो न्यूट्रिएंट बन के चले गए गोट के पास, गोट से फिर न्यूट्रिएंट बन के चले गए ह्यूमंस के पास, और ह्यूमन से फिर चीज़ें डिज़ोल्व होके चली जाती हैं सॉइल में, और इस तरह ये एक साइकिल चलता है, और इस तरह ये एक फूड चेन हमें बताती है कि कैसे ऑर्गेनिजम्स एनर्जी और न्यूट्रिएंट के लिए आपस में इंटरकनेक्टेड है, और कैसे एनर्जी और न्यूट्रिएंट एक साइक्लिक प्रोसेस में फ्लो कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट है मैरीन बायोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ लाइफ इन ओशंस, ठीक है। समंदर में जितनी भी लाइफ हैं, जितनी भी मछली कह लो, व्हील्स कह लो, जितने भी डिफरेंट टाइप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म समंदर में रह रहे हैं ना, ठीक है, उन सब की स्टडी को क्या कहते हैं? मैरीन बायोलॉजी है, ठीक है। इट हेल्प्स टू अंडरस्टैंड ओशन बायोडाइवर्सिटी, डिस्कवर न्यू स्पीशीज़ एंड एड्रेस मैरीन कंजर्वेशन इशू, ठीक है। अब इससे क्या हमें फ़ायदा होगा? हम ओशन में जितनी बायोडाइवर्सिटी क्या है, बायोडाइवर्सिटी क्या है? डिफरेंट वैरायटी ऑफ लाइफ है, हम वो समझ सकते हैं, और इसके साथ साथ हम न्यू स्पीशीज़ को भी डिस्कवर कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि अभी तक भी सारी स्पीशीज़ डिस्कवर नहीं हुई हैं, टाइम टू टाइम डिस्कवर हो रही हैं और इन पे स्टडी हो रही है, ठीक है। और इसके साथ साथ हम लोग मैरीन कंजर्वेशन इशू कि हम लोग मैरीन लाइफ को, मैरीन इकोसिस्टम को कैसे बचा सकते हैं, उन इश्यूज़ को भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोरल रीफ्स सपोर्ट अ वाइड वैरायटी ऑफ मैरीन लाइफ। कोरल रीफ्स क्या होते हैं? कोरल रीफ्स बेसिकली आप ऐसे समझ लें कि बड़ी बड़ी या छोटी मोटी चट्टानें हैं जो किससे बनी हैं? कैल्शियम का स्केलेटन है, ठीक है, कैल्शियम स्केलेटन है इनका, और ये कैसे सपोर्ट कर रही हैं मैरीन लाइफ को? इनमें छोटे छोटे जैसे लाइफ्स हैं, छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स हैं, वो इन कोरल रीफ्स में आके शेल्टर लेती हैं, ठीक है। तो ये कोरल रीफ इन छोटे छोटे मैरीन ऑर्गेनिजम्स के लिए ऐसा हैबिटेट के तौर पे काम करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास पैथोलॉजी, ठीक है। पैथोलॉजी क्या है? स्टडी ऑफ डिजीजेस, देयर कॉजेज एंड इफ़ेक्ट्स। क्या है पैथोलॉजी? कि इसमें हम लोग बीमारियों, डिजीजेस बीमारियों, उनके कॉजेज, उनकी वजूहात और उनके असरात क्या हैं किसी भी इन जानदार पे जिसे वो या कोई भी बीमारी हो रही है, उन सबको स्टडी करते हैं किसमें? पैथोलॉजी में।
पैथोलॉजी हेल्प्स इन डिजीज़ डायग्नोसिस, प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट। इससे क्या हम हेल्प ले सकते हैं? इससे हम ये ले सकते हैं कि हम सबसे पहले तो डिज़ीज़ को डायग्नोस कर सकते हैं और इससे हम स्टडी कर सकते हैं कि इसे कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है, इसे कैसे बचा जा सकता है, ठीक है। और अगर हो गई है, ठीक है, कोई भी डिज़ीज़, तो उसका कैसे ट्रीटमेंट करना है, उसका इलाज कैसे करना है, वो सब हम इससे हेल्प ले सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, पैथोलॉजिस्ट स्टडीज हाउ द अनकंट्रोल्ड डिवीजन एंड स्प्रेड ऑफ सेल काजेस कैंसर। अब क्या है, कैंसर एक ऐसी बीमारी है कि जिसमें सेल्स की अनकंट्रोल्ड डिवीजन होती है। टेक्नोलॉजी में हम क्या स्टडी कर रहे हैं, हम अपने इम्यून सिस्टम को स्टडी कर रहे हैं या ऑर्गेनिजम्स के, और वो हमें बीमारियों से कैसे बचा रहे हैं उस सब को स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। इम्यूनोलॉजिस्ट स्टडी टू डेवलप वैक्सीन्स, ट्रीट ऑटो इम्यून डिजीजेस एंड इम्प्रूव इम्यून रिस्पॉन्सेज टू इन्फेक्शंस, ठीक है। अब क्या है, वैक्सीन्स डेवलप करने के काम आ रही है। वैक्सीन्स क्या होते हैं? वैक्सीन्स हमारे पास वीकेंड सेल्स होते हैं, ठीक है। वीकेंड सेल्स होते हैं जो कि हमें एक्चुअल बीमारी से बचाते हैं, जो भी जिस रेलिवेंट बीमारी के लिए वैक्सीन तैयार की गई होती है, ठीक है। ऑटो इम्यून डिजीज़ कौन सी होती हैं? ऐसी डिजीज़ जो अपने ही इम्यून सिस्टम के ख़िलाफ़ काम करना शुरू कर दें, ठीक है, और इम्यून सिस्टम का कोई रिस्पॉन्स इन पर अमल ना करे, एक्ट ना करे, कोई असर ना करे, तो उसे ऑटो इम्यून डिजीज़ कहते हैं, ठीक है। और इससे क्या करते हैं हम लोग? हम अपने इम्यून रिस्पॉन्स को, ठीक है, इम्यून रिस्पॉन्स को इम्प्रूव कर सकते हैं किसी भी बीमारी के ख़िलाफ़, ठीक है। फार्माकोलॉजी इज़ द ब्रांच इन विच वी स्टडी ड्रग्स एंड देयर इफेक्ट्स ऑन द बॉडी। हमने फार्माकोलॉजी में क्या स्टडी करना है? हमने ड्रग्स के बारे में, और ड्रग्स किसे कहते हैं? मेडिसिन्स को क्या कहते हैं? ड्रग्स कहते हैं, ठीक है। उसके बारे में स्टडी करना है और उनका असर क्या है बॉडी पे, वो हमने स्टडी करना है, ठीक है। दिस हेल्प्स इन द डेवलपमेंट ऑफ न्यू ड्रग्स। इससे क्या होगा, हम हर नई बीमारी के लिए नई मेडिसिन को डिज़ाइन करेंगे, डेवलप करेंगे। फॉर एग्जांपल, न्यू एंटीबायोटिक्स आर डेवलप्ड दैट आर यूज टू किल बैक्टीरिया एंड ट्रीट बैक्टीरियल इन्फेक्शन, ठीक है। अब एंटीबायोटिक्स ऐसी ड्रग्स होती हैं, ऐसी मेडिसिन होती है जो कि बैक्टीरिया के अगेंस्ट यूज़ होती है, ठीक है। बैक्टीरियल इन्फेक्शंस जितने भी होती है, बैक्टीरिया से रिलेटेड जितनी भी बीमारियाँ होंगी, उन्हें ट्रीट करने के लिए जो बेसिक मेडिसिन होती है वो एंटीबायोटिक होती है, ठीक है। These are just a few of the many branches of biology. Each branch offers unique insight into the fascinating world of life, contributing to our understanding of the complexity and beauty of our planet, ठीक है। अभी हमने जितनी भी ब्रांचेस पढ़ी हैं, ये फ्यू हैं, चंद हैं, इन फैक्ट इन रियल बहुत सारी हैं, ठीक है। और हर ब्रांच जो है एक यूनिक इंसाइट दे रही है, मतलब हम हर ब्रांच में एक स्पेसिफिक फील्ड को, एक स्पेसिफिक डोमेन को टारगेट कर रहे हैं, और उससे क्या होगा, हमारी अंडरस्टैंडिंग, और हम इस कॉम्प्लेक्सिटी को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, ठीक है।